नमस्कार। क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय है, एक कमेंट मुझे मिला है जिसमें लिखते हैं कि इन्होंने अपने एक मित्र को कुछ पैसे उधार दिए थे, जो कि उसके एवज में इनके मित्र ने 2 चेक इनको काट के दिए, जो कि बाद की डेट के थे, जो इन्होंने बैंक में प्रस्तुत किए और शायद ये डिसऑनर हो गए। इसके बारे में नहीं लिखा इन्होंने, बट लगता है कि वो डिसऑनर हो गए हैं। और इन्होंने एक अग्रीमेंट के नाम पर एक सादे कागज़ पर, एक प्लेन पेपर पर अपने मित्र से लिखवा लिया था कि इनको ये पैसे जो हैं मिलने चाहिए, इनके मित्र ने इनको पैसे देने हैं। अब प्लेन पेपर पे इन्होंने क्या लिखवाया था, क्या नहीं लिखवाया, इसकी जानकारी भी इन्होंने नहीं दी है मुझे। मेन जो इनका मुख्य जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये चेक बाउंस का केस इस पे करें और उस सादे कागज़ की जिस पे इनका अग्रीमेंट हुआ था या जिस पे उसने लिख के दिया था कि मैंने इतने पैसे आपको वापस करने हैं, उसकी क्या एनफोर्सेबिलिटी है, उसकी क्या वज़न, उसका कितना है कोर्ट में। यदि अब ये कोर्ट में मूव करते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो सादा कागज़ है, वो कितना उपयोग में इनके आ सकता है, उसका कितना महत्व है। तो मैं जो ये क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ इन केस से कि एक तो चेक बाउंस का जो केस है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लें कैसे चेक बाउंस के बारे में आपको जैसे प्रोसीड करना है वो सब है। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि चेक बाउंस अपने आप में एक केस नहीं है। चेक बाउंस के साथ जो है बाकी के केसेस भी जो हैं जो खुल जाते हैं। चेक बाउंस एक बीमारी का लक्षण है, एक्चुअल जो बीमारी है वो कुछ और है। यानी आपके कुछ अग्रीमेंट्स हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि ब्रीच हुए हैं, जो कि टूटे हैं, कुछ करार हैं जो कि टूटे हैं जिसकी वजह से चेक बाउंस हुए हैं। तो आपको चेक बाउंस के साथ साथ उन करार पे भी, उन अग्रीमेंट्स पे भी काम करना पड़ेगा, उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी काम करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर इनके पास सिर्फ एक कागज़ है और इन्होंने पूछा है कि अब ये कोर्ट में उस कागज़ को ले जा सकते हैं क्या, या वो महज एक कागज़ ही है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आपके केस टू केस पर ये जो अग्रीमेंट्स हैं ये डिपेंड करेंगे। हर केस के लिए एक जैसा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये पूरा पूरा लॉ है, पूरा पूरा एक्ट है जिसके बारे में बताया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एक अब इसको जनरल पर्सपेक्टिव में ले जाते हैं, सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा में। सामान्य लोग जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि अग्रीमेंट कैसे होना चाहिए, स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उसको रजिस्टर्ड कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, उसको नोटरी कराएं या ना कराएं, उसकी विटनेस कराएं या ना कराएं, या सिंपल एक कागज़ पे भी अगर 2 पार्टीज़ ने एग्री कर लिया तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये एग्रीमेंट है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जनरली एक सादे पेपर पर किया गया अग्रीमेंट भी वैलिड है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, एक सादे पेपर पर किया गया अग्रीमेंट भी वैलिड है। कोर्ट में उसको ले जाया जा सकता है, दैट इज़ एनफोर्सेबल इन कोर्ट। इसमें अब आप कहेंगे तो फिर स्टैम्प क्या होता है, स्टैम्प पेपर पे हम लोग क्यों करते हैं, या किसी अग्रीमेंट को हम लोग रजिस्टर्ड क्यों कराते हैं। तो आइए बारी बारी से दोनों चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं कि यदि सादे कागज़ पर ही सब कुछ होना है तो फिर स्टैम्प क्यों देनी, या फिर उसको रजिस्टर्ड क्यों कराना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप किसी प्रकार का अग्रीमेंट करते हैं तो अग्रीमेंट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अग्रीमेंट दैट इज़ एनफोर्सेबल इन कोर्ट। किसी भी प्रकार का अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल इन कोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट की 3-4 शर्तें हैं। वहाँ पर एक ऑफ़र होना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जितने लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, जो लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं वो भी ये समझ लें कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो कि हैं कि आपके पास एक ऑफ़र होना चाहिए। सामने वाला आपको ऑफ़र करता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कोई भी ट्रेड होने वाला है तो सामने वाला उस ट्रेड की कंडीशंस ऑफ़र करता है, आप यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। उसमें एक वैलिड कंसिडरेशन होता है, यानी पैसे का लेन देन होता है उसके अंदर, और वो लॉफुल होता है, कोई इलीगल नहीं होता। ये मुख्य 3-4 तरह की बातें हैं जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी सुनिश्चित करते हैं कोर्ट में। अब आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, स्टैंप हमें क्यों लगानी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे, किसी भी अग्रीमेंट पे हम स्टैंप क्यों लगाते हैं, स्टैंप पेपर पे अग्रीमेंट क्यों करते हैं। स्टैंप पेपर पे अग्रीमेंट करने का मतलब ये है कि वो जो आपका अग्रीमेंट जो कि एक सादे कागज़ पर था, स्टैंप लगने के बाद अब वो एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है।
हालांकि सादा कागज़ भी जो है जिस पे आपके दोनों के साइन हुए पड़े हैं वो भी कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पार्टीज़ को बिल्कुल ही वो उनसे हक छीन लेता है, उसको एज एन कोई डॉक्यूमेंट का पर्पस सर्व नहीं करता, वो करता है सर्व। लेकिन फिर यहाँ पर आपको उसकी वैलिडिटी के लिए, उसकी वैधता के लिए जो है आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है। उस सादे कागज़ को आपको स्टैंपिंग करनी पड़ती है, उस पर स्टैंप देना पड़ता है, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है कुछ पेनल्टीज़ के साथ। वो फिर कोर्ट में जो है एज एन एविडेंस आप उसको रख सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको चीज़ों को रजिस्टर्ड क्यों कराना है? रजिस्टर्ड कराने से जो है उसकी लीगैलिटी जो है बिल्कुल इस्टेब्लिश हो जाती है कि यहाँ पर कोई हेर फेर नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है। रजिस्टर्ड कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कौन से एग्रीमेंट्स रजिस्टर्ड होंगे और कौन से स्टैम्प्ड होंगे, वो मैं आपको बता अंदर अंडर सेक्शन 17 इंडियन रजिस्टर्ड एक्ट जो है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, उसके अंदर कुछ डीड्स हैं, कुछ अग्रीमेंट्स हैं जिसको आपको रजिस्टर कराना है, और कुछ डीड्स और अग्रीमेंट्स हैं जिसको आपको स्टैंपिंग करानी है। जैसे आपने लीज अग्रीमेंट किया तो दैट नीड टू बी स्टैम्प्ड। जैसे आपने कोई सेल डीड की है, सेल परचेज कोई डीड की है, वो स्टैम्प भी होनी चाहिए और रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। कोई गिफ्ट डीड है, किसी को आपने गिफ्ट दिया है, तो वो स्टैम्प भी होनी चाहिए और रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। या आपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है, वो भी जो है रजिस्टर्ड होगा। आपने विल की है तो वो भी स्टैम्प्ड होगी, और उस विल को आप रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो ये और मजबूत कर देता है, पुख्ता कर देता है उसकी वैलिडिटी को। उसके जो फ्लॉज हैं या उसके जो नकली होने के जो चांसेस हैं या किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, जो कि प्लेन पेपर पर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन प्लेन पेपर भी कोर्ट में एनफोर्सेबल है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार के एग्रीमेंट्स जो हैं आपके एनफोर्सेबल हैं। कुछ भी तरह का एग्रीमेंट अगर आप पेपर पे करते हैं तो वो जो है एनफोर्सेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि एक ऑफ़र होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसके अंदर एक लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। आप उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ए ने बी को कहा कि देखो तुम 4 दिन के बाद आना और मैं बिना किसी वजह के तुमको 10,000 रुपये दे दूंगा। ए ने बी को कहा कि तुम 4-5 दिन बाद आना और मैं बिना किसी वजह के तुमको 10,000 रुपये दे दूंगा, तुम 10,000 आके ले जाना। अब आप ये नहीं कह सकते, बी ये नहीं कह सकता कि मेरा और इसका अग्रीमेंट हुआ है ए और बी का, और बी ए के इस कहे हुए को कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करा सकता। कारण वही कि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसमें किसी बात के लिए कोई पैसा देना है या ऐसे ही नहीं दे देना है पैसा, बिना वजह पैसा देना नहीं है इसके अंदर। हाँ, लेकिन ए बी को कहता है क्योंकि तुम मेरे बेटे हो एंड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, तुम आना 5-7 दिन बाद 10,000 रुपये ले जाना, मैं तुम्हें 10,000 रुपये देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर बी ए को एग्जीक्यूट करने के लिए बोल सकता है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो देखा आपने, बात वही है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप फेरबदल कर देते हैं इसके अंदर तो एक चीज़ एग्जीक्यूटेबल हो जाती है, एक नॉन एग्जीक्यूटेबल हो जाती है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक नल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह से ए और बी ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि चलो सी के घर में हम डाका मारेंगे और डाका मारने के बाद जो पैसा होगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन ए जो है बाद में बी को आधा पैसा देने से मुकर गया, तो अब बी उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोर्ट में नहीं जा सकता कि देखिए जनाब, हमने जो है बी सी के घर को लूटने का अग्रीमेंट किया था और इसके बाद अब हम इसको आधा आधा करना चाहते हैं। या फिर हमने एक जुए का एग्रीमेंट किया था, हम एक ब्लफ खेलेंगे और उसके अंदर जो पैसा मिलेगा उसको हम इस तरह से बांट। तो ऐसी ऐसी तरह की चीज़ें जो कि सिरे से वॉइड हैं, जो सिरे से अनलॉफुल हैं, उनके बारे में आप अग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। दैट आर नॉट एनफोर्सेबल एंड दैट आर नॉट वैलिड, दीज आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस प्रकार के अग्रीमेंट चाहे आप स्टैम्प पेपर पर करें, चाहे आप इसको सादे पेपर पर करें, और ये रजिस्टर्ड होने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड होने के लिए दैट नीड टू बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, योर अग्रीमेंट हैज़ टू बी वैलिड। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने आपको 2-3 तरह की जो चीज़ें बताई हैं। सादे पेपर पर जब आप कोई अग्रीमेंट करते हैं, फिर उसी एग्रीमेंट पे आप स्टैंप लगाते हैं, उसकी जो है वो फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, उसकी वैलिडिटी जो है थोड़ी सी और बढ़ जाती है, उसकी विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। फिर इसके बाद आप उसको रजिस्टर्ड कराते हैं तो वो तो और भी पक्का काम हो जाता है। लेकिन सादे पेपर पे अग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्सेबल नहीं है, वो बिल्कुल ही बेकार चीज़ हो गई है, बेकार नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा कि अगर आप किसी प्रकार से, आपके पास स्टैम्प पेपर नहीं है, स्टैम्प उस पर नहीं लगा सकते हैं, रजिस्टर नहीं करा सकते हैं, लेकिन आपको अग्रीमेंट करना ही है,
तो मैं कहूँगा कि उसके ऊपर 2 विटनेस एटलीस्ट आप ज़रूर लें। दोनों विटनेसेस के थंब इम्प्रेशन आप ज़रूर लें। अपना थंब इम्प्रेशन दें, सामने वाले का जो पार्टी जो आपके साथ एग्रीमेंट कर रही है उसका भी थंब इम्प्रेशन लें, क्योंकि हो सकता है कल को वो पार्टी कहे कि ये मेरे सिग्नेचर ही नहीं है, एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेक द जेन्युइननेस ऑफ द सिग्नेचर ऑफ ऑपोजिट पार्टी। तो मैं कहूँगा कि अगर आप सादे पेपर पर भी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टैम्प पेपर्स और द registrar of such agreements, if you still want to pursue, if you still want to carry on with your agreement, and if it is a haste and it is imperative to execute the agreement right now, तो फिर आप एक सादे पेपर पर कर सकते हैं और बाद में उस पर स्टैंप लगा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया होगा जो आप पूछना चाहते थे। ऐसे सभी लोग जो कि सादे पेपर पर अग्रीमेंट करते हैं, मैं कहूँगा कि पहले तो सादे पेपर पर अग्रीमेंट करने से बचें, और अगर अग्रीमेंट करना ही पड़े, बहुत ज़रूरी हो जाए और साथ में कुछ आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास साधन नहीं है या फिर स्टैम्प के लिए कुछ आपके पास साधन नहीं है, तो फिर आप अग्रीमेंट कर लें। लेकिन उसके साथ साथ इंश्योर करें कि विटनेसेस हों, उनके थंब इम्प्रेशंस हों, और जितना जल्दी हो सके उसको स्टैम्प करा लें और इसके बाद उसको रजिस्टर करा लें। लेकिन ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जो कि इनवैलिड है, जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, जिसमें लॉफुल एक्टिविटी नहीं है, उसको न तो स्टैम्प कराएं, न उसको आप रजिस्टर कराएं, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं सिरे से वॉइड एब इनिशियो हैं, शुरू से ही वो अवैध हैं, उसको कहीं इन्फोर्स आप नहीं कर सकते हैं। आपकी सेल डीड हो गई, लीज डीड हो गई, पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई, गिफ्ट डीड है या प्रॉपर्टी का सेल परचेज का है, उसमें आपको स्टैम्प भी देना है, आपको रजिस्ट्रेशन भी देना है। इसी प्रकार से लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, और उससे ज़्यादा मुझे जो है व्हाट्सएप और मेल आते हैं। तो व्हाट्सएप और मेल पर वो लोग ज़्यादा मुझे लिखते हैं जिनकी बहुत ही व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। मुझे लगता है कि वो ओपन फोरम में, पब्लिक फोरम में उसको डिस्कस नहीं करना चाहते, इसलिए मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मेल करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 24 घंटे के दौरान, 24 घंटे के भीतर ही आपकी व्हाट्सएप और मेल्स का रिप्लाई मैं कर दूँ। लेकिन हाँ, मैं ऐसे ज़रूर कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो सबसे वास्ता रखते हैं। जैसे आपकी व्यक्तिगत समस्या तो सॉल्व हो ही जाए, हल हो ही जाए, लेकिन अगर उससे जनरल पब्लिक की भी कुछ समस्या सॉल्व होती है तो मैं वो वाला टॉपिक जो है चुन के वीडियो बनाता हूँ। तो आपके यदि कोई भी ऐसे टॉपिक हैं तो आई विल प्रेफर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, अन्यथा आई वुड प्रेफर कि आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपकी समस्या से मिलती जुलती कोई समस्या दूसरे की भी है तो वो हल हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए प्रश्न और उसके एक समाधान के साथ अपने अगले वीडियो में।